बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम टॉक टुडे के साथ मैं हूं इरशाद हुसैन रूंगा। शहरी इक़्तिदार के हालात कैसे हैं? गुर्बत और महंगाई की पिसी हुई आवाम हर रोज़ जब रात को सोती है तो वो यही ख्वाब देख के सोती है कि शायद आने वाले कल हालात कुछ बेहतर हों, शायद आने वाले कल महंगाई कुछ ख़त्म हो जाए, शायद आने वाले कल मुल्क को कहीं से कोई कर्जा मिल जाए और ये मुईशत संभल जाए और मुल्क के ये गरीब लोग रात को भूखे न सो सकें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाका जात से लोगों की भूख के मारे खुदकशियाँ करने की भी इतलात हर रोज़ अखबारों की और मीडिया की शह सुर्खियों में शामिल होती हैं। ये वक्त कब बदलेगा अगर आज हम ये कहें कि होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, तो ये कुछ गलत नहीं होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके वज़रा की फ़ौज, मुशीरों की एक लंबी बटालियन सब मिलकर रोज़ाना नए नए भाषण तो देते हैं, लेकिन कोई भी मुल्क पे आने वाले हालात और इस महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये वजूहात क्या हैं, इन्हीं मौज़ों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ लाहौर से मौजूद रहेंगे हमारे तजिया निगार, साबिक ब्यूरोक्रेट, बेहतरीन कानूनदान राना गुलजार अहमद साहब, जबकि वाशिंगटन डीसी से मुझे ज्वाइन करेंगे सहाफ़त का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा अवैस करनी। जी अवैस करनी साहब और राना गुलजार साहब दोनों मेहमानों को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अवैस करनी साहब, आपसे शुरू करते हैं। शहर इक़्तिदार के हालात कैसे हैं? और पीटीआई की हुकूमत बड़े जोश व खरोश के साथ शौकत तरीन को वज़ीर ख़जाना बनाकर ले आई थी और अब उनको डी नोटिफाइड भी कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं कि ये रोज़ बरोज़ की तब्दीली और इतनी बड़ी तब्दीली से इस मुल्क पर क्या असर पड़ता है? शाह साहब, असल में शौकत तरीन का जो अराइवल है इस गवर्नमेंट में, वो शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक, दो लोगों का जो अराइवल है उसका बेसिक पर्पस ये था कि आईएमएफ के साथ तमाम मामलात आसानी के साथ वज़ा होते रहे और उनसे पैसे मिलते रहें, क्योंकि इस वक्त मुल्क की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पतली है। अगर आईएमएफ हमें पैसे नहीं देती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। हमें फॉरेन रिजर्व्स और लोन्स की सूरत हाल में अगले 2 साल में 55 अरब डॉलर तकरीबन अपने खजाने में चाहिए हैं, जिसमें से एस्टिमेटेड भी हम सिर्फ 10 अरब डॉलर के ऊपर चल रहे हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट करेगी गवर्नमेंट तो 20 अरब डॉलर को टच कर लेगी। ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है और अगर ये इसी तरह चलता रहा, यही वजह थी शौकत तरीन को लेकर आए थे। अब वो जो पिछली गवर्नमेंट्स में एक तरीका था कि बाहर से किसी को भी लैंड कराया जाएगा और उसको बना दिया जाएगा, वो लेजिस्लेशन ने और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको क्लोज कर दिया, कोर्ट्स ने भी उसको क्लोज कर दिया। अब कोशिश तो यही थी कि इनको सेनेटर का इलेक्शन लड़वा दिया जाए, उस सीट पे ले आए किसी भी तरह। वो तमाम काविशें नाकाम हो गई गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट के पास जो लास्ट एफर्ट है वो उन्हें दोबारा खत्म हो गए, यानी कि डी नोटिफाई किया गया। अब दोबारा प्लानिंग हो रही है कि उनको लाया जाए, क्योंकि जब तक वो नहीं होंगे वजीर खजाना तब तक वो कैसे यानी मामलात को देखेंगे। यानी कि वो आईएमएफ गए, इधर न्यूयॉर्क में आए, यहाँ पे मुज़ाकरात होते रहे, वो कामयाब नहीं हो सके। सेक्रेटरी फाइनेंस भी उनके साथ हैं, वो यहीं पे न्यूयॉर्क में स्टे कर रहे हैं अभी और मुज़ाकरात आईएमएफ से चल रहे हैं। आईएमएफ का मुतालबा है कि मजीद टैक्सेस का इंक्रीज किया जाए, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी भी जो लिमिट है उसको भी इंक्रीज कर दिया जाए। मगर इसके ऊपर गवर्नमेंट और उनका डेडलॉक है। गवर्नमेंट अभी एक बहुत स्फीयर रिएक्शन फेस कर रही है ऑलरेडी। पेट्रोल जो प्राइसेस है इसके बाद शौकत तरीन साहब वापस आ गए अभी। अब उन्होंने कहा है जी कि आपकी तो आईनी हैसियत ही खत्म हो गई है। अब पहले शौकत तरीन साहब को एडजस्ट किया जाएगा तो फिर वो आगे कंटिन्यू करेंगे आईएमएफ से मुज़ाकरात में, और फिलहाल वो पाकिस्तान से ही विजुअली वर्चुअली ज्वाइन करेंगे, वापस पाकिस्तान आ चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। जो शौकत तरीन साहब का राइवल था वो बैरूनी दुनिया से पैसे आसानी से आए, पैसे आने थे इनके पास आसानी से आए, वो उसके लिए कोशिश थी, मगर ये इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।
$6 अरब IMF ने देने थे, अभी तक $1 अरब देने के बाद ये सेकंड जो ट्रांच है, ये सेकंड जो किस्त है, उसके ऊपर इतना डेडलॉक आया हुआ है, और वो तकरीबन 300 से 350 अरब पाकिस्तानी रुपए के और टैक्सेस अवाम पे लगाने का मुतालबा कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। मतलब एक लावे के तौर पे लाया गया था शौकत तरीन साहब को, लेकिन वो हुकूमत उसमें कामयाब नहीं हो सकी है। राना साहब, इनिशियल स्टेज पर जो पाकिस्तान के वो मुज़ाकरात चल रहे थे IMF के साथ, वो बिल्कुल फेल हो गए हैं, और एक किस्त आने की उम्मीद थी कि शायद $1 अरब जो है वो पाकिस्तान में पहली किस्त के तौर पे आ जाएगा, उससे महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। डॉलर है वो कहीं उसकी जो उड़ान है वो थमने का नाम नहीं ले रही। महंगाई आपने देखी है, पेट्रोल कहाँ पे पहुंच गया, डीजल कहाँ चला गया, बुनियादी जो अशियाए ज़रूरत हैं जिसमें घी है, चीनी है, आटा है, उसकी कीमतें आपने देख ली हैं। 450 रुपए पर घी ऑयल पहुंच गया है, कुकिंग ऑयल। गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। ये किस्त नहीं आई, अब अवाम के साथ क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारी हुकूमत है, जिसने ये नारा लगाया था कि हम ये कशकोल जो है ये तोड़ देंगे और हम IMF और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे और अपनी इकॉनमी को एक बड़ा प्लानिंग से इस्टेब्लिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि ये चौथा फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब लेके आए, जो एक नॉन इलेक्टेड बंदा था, जिसको एक खास मकसद के लिए लाया गया था और IMF के लिए लाया गया था कि पैसे हमें मिले। उसको हमारी एक लेजिस्लेशन के मुताबिक सिर्फ जो है नॉन इलेक्टेड बंदा हो सिर्फ 6 महीने के लिए तो ऑर्डिनेंस आ सकता है, उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर सकता। 6 महीने गुजर गए, शौकत तरीन साहब न्यूयॉर्क गए IMF से मुज़ाकरात करने के लिए। जब वहाँ गए तो वो वजीर ख़जाना थे, लेकिन वहाँ बैठे हुए डिनोटिफाई हो गए और मुज़ाकरात जारी है। एक स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर नोटिफाई कर दिया, जिसके पास वो इख्तियारात, पावर्स, वो अथॉरिटी नहीं थी। एक तरफ तो शौकत तरीन साहब वहाँ खुद एक मायूसी का शिकार थे, दूसरी तरफ IMF के पास भी था कि एक ये बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है, ये फुल्ली अथॉरिटी के अटेन नहीं है इसके पास, और इसकी तो खुद डिनोटिफाई हो चुका है। तीसरा ये कि हमारे जो अफ़गानिस्तान से और अमेरिका से जो इस वक्त मामलात हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के नज़र अमेरिका का आपको पता है कि बड़ा होल्ड है IMF पे, और उसकी जब तक आशीर्वाद या मामलात में कंसेप्ट नहीं होती, मामलात रिजॉल्व जो है वो सही तरीके से नहीं होते। इधर उन्होंने हमारी इतनी कड़ी शराइत लगाई थी और हमने वो मानी। आपने देखा होगा रिसेंटली हमने बिजली में भी लोगों पे बिजली बम गिराया और फिर हमने पेट्रोल बम भी ट्वाइस गिराया 1 महीने में, और उनकी कीमतें जो आपको पता है कि जो बिजली की और पेट्रोल पंप की कीमत जब बढ़ती है तो जो बिजली से चीज़ें में बनती हैं वो तमाम महंगी हो जाती हैं। जो पेट्रोल है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, हर एक चीज़ उसको अफेक्ट करती है। रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी हर एक चीज़ महंगी होगी और उधर से आपके वसाइल जो हैं, आपकी फीका आमदनी है, उसमें कहीं इजाफा नहीं हुआ। और जो दूसरा रिजल्ट ये हुआ कि आपने अपना रुपया बहुत डिवैल्यू कर दिया और जो डॉलर था वो 74 रुपये के करीब पहुंच गया। ये तमाम मामलात में एक चीज़ नज़र आती है कि हुकूमत की जो प्लानिंग है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, फिकदान है। कोई उनका जो प्रायोरिटाइज नहीं है कि किस चीज़ को क्या अहमियत देनी है, उसको टाइम लिमिट में काम करना है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम इसको लाए हैं और हम इसको 6 महीने के बाद बाकायदा सेनेट इलेक्ट करेंगे, और उन्होंने ये प्लानिंग की थी कि हकदार जो है उसकी सीट खाली हो जाएगी, उसके अगेंस्ट हम केस सेंटर बना लेंगे। लेकिन उनकी ये अंदाज़ा लगाएं कि उनको ये पता नहीं था कि इसहाक डार की जो सीट है वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को जारी किया हुआ है, और इतने डिसइंफॉर्मेशन है, इतने अवेयर नहीं है मामला से, अल्टीमेट मुंह की खानी पड़ी वहाँ वहाँ से। हालांकि ऑर्डिनेंस ये है कि जो बंदा ओथ नहीं उठाता सेनेटर का 40 दिन में, वो ऑटोमेटिकली सीट वैकेंट हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस का ना होता तो फिर तो ये चल जाता, लेकिन उनको पता होना चाहिए था। उसके बाद भी फिर प्लानिंग कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से सीट पे लाएंगे। तो ये तो इनका हाल है कि इनको अपने मामलात पे ग्रिप भी नहीं है और टाइमली किसी चीज़ का प्लान करते हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। और यही वजह है कि आज एक तरफ हुकूमत का फेलियर नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ IMF के सामने हम बिल्कुल अपने आप के घुटने जो है वो झुका के बैठे हुए हैं। उनकी शर्तें भी मान रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी शराइत को और कड़ी कर रहा है। और इन हालात में अगर मजीद शराइत मानेंगे तो आवाम के लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाम के लिए सर्वाइवल करना, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी कड़ी, बड़ी सख्त हालात में फाइनेंशियल में इस वक्त दो चार हैं हम। इसके लिए हुकूमत को बड़ा इफेक्टिवली अपनी चीज़ों को जो है वो देखना चाहिए और इनको जो कमियां हैं दूर करनी चाहिए। और अपने खास तौर पे इकॉनमी जो है ये तो आपकी एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है मुल्क के लिए। आप इसको इतनी अहमियत दे रहे हैं, चौथे वजीर खजाना के साथ आप क्या कर रहे हैं और क्या मामला चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये
बड़ा एक इम्तिहान का हुकूमत के लिए है। इस इम्तिहान पे सबको सर जोड़ने चाहिए और बड़े इफेक्टिव स्टेप लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, एक गरीब से गरीब बंदा वो जब घर बनाने के लिए प्लान करता है, वो कहता है कि जी मैं घर का एक कमरा बनाऊंगा, वो सबसे पहले उस एक कमरे की जगह, उसका नाप तोल, उसके लिए ईंटें, उसका दरवाज़ा, रोशनदान, खिड़कियां, उसके लिए टियर गार्डर और उसकी छत की ईंटें, मजदूर, मजदूरी के पैसे, हर चीज़ वो प्लान करता है। और जब वो समझता है कि मैं हर चीज़ पर पूरा उतर चुका हूं, उसके बाद वो बुनियादें रखता है और अपना काम शुरू करता है। इमरान खान साहब ने क्या सोचा था कि हुकूमत बिल्कुल इतनी आसान है, और वो नज़र ना आने वाली कुव्वतें जो उनको लेके आई हैं कि ये बिल्कुल आसान खेल होगा और इमरान खान साहब आएंगे और क्रिकेट की तरह इसको बाउंसर मारेंगे और यार्कर मार के विकेटें उड़ा के और बस मुल्क को चला देंगे। अवैस भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी इरशाद साहब, जो ना नजर आने वाली कुव्वतें हैं और जो लोग भी इमरान खान के साथ थे और इमरान खान साहब जिस नीयत से आए थे, उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी थी। जब ये लोग आए थे, इनका विजन और सोच में बहुत क्लैरिटी थी। मसाइल वहां से शुरू हुए हैं जब इन्हें पॉलिटिकल कंप्रोमाइज करके या मजहबी जमातों के नाम नेहाद एहतजाज की वजह से या मुख्तलिफ मसाइल की वजह से इन्हें काबिल लोगों को साइड पे करना पड़ा। वो वक्त था जब गवर्नमेंट को प्रेशर सस्टेन करना चाहिए था, और जो असल टीम थी, जिस काम के लिए असल टीम थी, उसी को वो काम जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए थी, ताकि वो प्लानिंग और रिसर्च से लेके उसी काम को पाया तकमील तक पहुंचाते। हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे साथ सीनियर ब्यूरोक्रेट राना गुलजार साहब मौजूद हैं। अब ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड कोई पॉलिसी फ्रेमिंग हो, मुस्तकबिल में भी गवर्नमेंट इनको कंसल्ट कर सकती है, उनके तजर्बे से मुस्तफीद हो सकती है। वो बताएंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे इस लेवल पे ऐसे हो सकता है या आवाम के लेवल पे ऐसे हो सकता है। यहाँ पे जब शुरू के पहले साल में ही तमाम पॉलिटिकल फैसले होने शुरू हो गए, और इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मसला है वो मैं पहले बता चुका हूं कि वो लोग जो सिर्फ ये तारीफ कर रहे होते हैं गवर्नमेंट बहुत अच्छी चल रही है, सब सही है, अवाम बहुत खुश है, जो इस चीज के ऊपर उन्हें मुस्तकिल बता रहे होते हैं, जब वो उनकी सुने जाएंगे तो उन्हीं की वजह से नुकसान हुआ। जब काबिल लोगों को आप पीछे करेंगे तो वो एक हद तक बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान को और गवर्नमेंट को खैरबाद कह के साइड पे बैठ गए या पाकिस्तान से बाहर चले गए। कुछ लोग हमारे पास यहाँ पे अमेरिका में मौजूद हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे वापस आ गए, जो इस खुशी में आए थे कि 30 साल करप्ट दौर को खत्म करके हम लोग कोई इनकलाब लाएंगे, कुछ सोचेंगे समझेंगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए प्लानिंग करेंगे, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है। तो इन सब वजूहात की वजह से जब ये नहीं हुआ, अब तमाम मामला बिगड़ते चले गए और आपके सामने है। उसके बाद तो गवर्नमेंट के खजानों में जो अफसरान बैठे हुए हैं, जो उनको कब्जा किए बैठे, उनके वो स्कैंडल सामने आए, कभी आटे के, कभी चीनी के, कभी किसी तरह, यानी वो चीजें जो पिछली गवर्नमेंट इंतहाई नाअहल, इनसे ज्यादा करप्ट थी मगर सामने नहीं आए थे, मगर इनके जमाने में उस तरह के तमाम लोग सामने आए। अब वहां पे फिर पॉलिटिकल कंप्रोमाइज है, किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, किसी को कर सकते हैं, 10 मसाइल हैं, और इसी में ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी और ये तारीख का एक हिस्सा बन जाएगी। और मैं इसमें भाई यही कहूंगा कि जैसे वो मुगलों के हुकूमत में, दौरे हुकूमत में कोई ऐसी गवर्नमेंट आई जो थोड़े अरसे के लिए जिससे बड़ी उम्मीदें थी, और ये शेरशाह सूरी का जमाना ले लें, जिसने शुरू में बड़े अच्छे काम करने की कोशिश की है, मगर उसके बाद वो बीच में बिल्कुल खत्म हो गई, उसकी पूरी तारीख खत्म हो गई। जो उसके आए और 15 से 20 साल के दरमियान पूरा वो हुकूमत थी तो खत्म हो गई, जबकि उसने इतने अच्छे काम करने शुरू किए थे और सोचा था। तो भाई ये भी सारे कुछ सिलसिले और फैसले ऐसे ही हैं जो कि इमरान खान साहब ने किए। अब बदल नहीं, अब वक्त ऐसा आ चुका है बदल नहीं, अब तो इलेक्शन सर पे आ गए हैं। सबसे पहले जी आपकी अभी पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, तो बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, बलदियाती इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन, आखिरी बजट वो पेश करने वाले हैं, क्या उसमें रिकवर कर लेंगे? मुल्क कर्जों के पे चढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई है। मेरा तो ख्याल है ऐसा वक्त आ सकता है आगे आने वाले महीनों में कि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे ना हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसा कि आपने कहा था कि अगर ऐसे हालात में बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर तो
पीटीआई का कहीं नामो निशान भी नजर नहीं आएगा। राणा साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है? अगर जब ये असम्बली में इकट्ठे होते हैं तो ये सिवाय गालम गलोच के, एक दूसरे को नीचा दिखाने के, तहजीब की धज्जियां उड़ाने के अलावा ये कोई बात नहीं करते। हर रोज़ एक नया वीडियो स्कैंडल आता है, हर रोज़ ये एक पार्टी को बदनाम करके उसको दीवार के साथ लगाने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने और आपने वोट इसलिए दिया था कि असम्बली में आप जाकर यही काम करेंगे, या आवाम के फ़ायदे के लिए आप कानून साजी करेंगे और आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करके हमारे हालात में कुछ बेहतरी लाएंगे? रंगा साहब, हकीकत ये है कि पिछली दो हुकूमतें, जो दो पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, इन दोनों को लोगों ने बड़ा परख लिया था और दोनों ने करप्शन की इंतहा, नाअहली की इंतहा और मुल्क के लिए उन्होंने एक बिल्कुल नासूर की हैसियत अख्तियार कर चुके थे। लोग चाहते थे कि ऐसा बंदा आए जो एक नई राह दिखाए, और इमरान खान ऐसा एक मसीहा लोगों को नजर आया जिसने आप कंटेनर पे उनकी जितनी बातें हैं वो सुन लें और आज तवाज़ुन कर लें, आप कहें कि बिल्कुल आल टूगेदर उल्ट है। उसके कौलो फेद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसने कहा कुछ था और प्रैक्टिकली उसका कंडक्ट कुछ है। आज उसकी तकरीरें सुने, कल भी आपने उसकी तकरीर सुनी होगी, तो उसमें नज़र आता है कि वो एक रियासत मदीना और इस्लाम की और दीन की बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस्लाम जो है मज़हब और रियासत मदीना, तो वो तो कहता है कि आपका कंडक्ट ज़ाहिर करें, अपने फेल से अपने आप को साबित करें। आप इसके फेल को और इसके जो कॉल है उसका देख लें, उसको ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस वक्त लोगों की एक उम्मीद थी कि ये आएगा, यहाँ मुल्क में एक इकॉनमी की पोजीशन बेहतर होगी, लोगों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे, यहाँ पे एजुकेशन फ्लोरिश करेगा, यहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो ये मुल्क में जितनी IMF और ये तमाम मामला से जान छूटेगी। और आते हुए आप देखते हैं रोज़ाना, आप इनके मामला देखें, इनके से गवर्नेंस के बारे में पूछते हैं कि आपने ये महंगाई कर दी है, आपकी ये इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी, आपकी गवर्नेंस सही नहीं है। तो इसके जवाब में वो एक ही कहते हैं कि ये नवाज लीग ये कर गई, पीपल्स पार्टी ये कर गई, हमने उनके खिलाफ ये मुकदमे कर दिए हैं, ये तमाम उन मामलात को करने के कोई ऐसी बात ये नहीं करते कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, हमारा ये विजन है, प्लानिंग है, अगले महीने अगले साल तक आपको ये रिलीफ दे देंगे। और ना इनके पास कोई ऐसी है नज़र आ रही है कि ये अगले 2 साल में हमें कोई किसी मंजिल की तरफ ले जा सकते हैं, या इनकी कोई मंजिल का डेस्टिनेशन है भी। एक ऐसी बस हवाई किस्म की चीज़ है जो बातें सुन ले सारी, और उसके बाद हमें इस वक्त एक बिल्कुल कौम मायूसी का शिकार हो चुकी है। अगले 2 साल में भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि जो इनके वादे थे, जो कौम के साथ जिस विजन के लेके आए थे, वो प्रोटेक्ट करेंगे। जो एक जैसे करनी साहब ने कहा है, खुशामदी टोला इनके इर्द गिर्द खड़ा है जो इनको सब अच्छा की खबरें देता है और यूनी पे बिलीव कर जाते हैं। इनको चाहिए कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिए थे, इमरान खान को लेके आए थे, उस टोले को लेके नहीं आए थे। ये टोलों पे ना चले और ये आप अपनी जो है जिस मकसद के लिए वो जो लोगों को वादे करके आया था उसके मुताबिक हुकूमत चलाए। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब जी, राणा साहब ने कहा कि वो पिछली हुकूमतों ने चूंकि करप्शन बहुत ज़्यादा की थी और उनकी मैनेजमेंट जो है वो फेल थी और लोग भी उनसे बिल्कुल तंग आ चुके थे, लेकिन यकीन करें आज तो रोज़ाना लोग उसी नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, जरदारी को, गिलानी को ढूंढते हैं कि यार आप ही वापस आ जाओ, हमें पुराने पाकिस्तान में ही खड़ा कर दो, वो पुराना पाकिस्तान जिसमें हम कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा लेते थे। आपने देखा होगा कल परसों, बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें आती हैं कि लोग भूख के मारे अपने बच्चों को जहर देने के बाद खुद भी जहर खा रहे हैं, हालात यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आप किस नज़र से थोड़ा सा इसका तकाबुल कीजिएगा कि पिछली हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, मुल्क की आवाम के हालात कैसे थे? शाह साहब, मेरा इसमें जो तज्जिया है वो बहुत क्लियर है, या अप्रोच हो सकता है कि लोग इससे इख्तलाफ करें। इसमें मैंने कि पिछले प्रोग्राम में किसी में यही बताया कि मिसमैनेजमेंट की वजह से क्या हुआ है। थोड़ी सी हम बात को ओपन कर लेते हैं, चले बात खतरनाक है मगर चले ओपन ही सही। नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब के पास तो जब गवर्नमेंट आई, तो जब पीपल्स पार्टी के पास आई तो वो लोग काफी सालों के तरसे हुए थे, तो उन्होंने तो लोन्स लिए, जो भी मसाइल किए, उनके साथ काफी सारे फॉरेन पॉलिसी भी थी। अभी सऊदी अरब उधार पे तेल दे रहा है, जरदारी के जमाने में उधार पे तेल नहीं दे रहा था।
नवाज शरीफ के जमाने में ये मसाइल तो हल हो गए थे। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को ये पता चला कि ये तो अब हर सूरत हाल में मेरी गवर्नमेंट गिराएंगे और सारे मामला, उन्होंने इतने सारे कर्जे लिए हुए कि ये गवर्नमेंट उसको संभाल ही नहीं पाई। यही उनका प्लान भी यही था। असल में जी इसमें इसमें कुछ चीजें हैं, ये सारे बैनुल अक़वामी इदारे, ये सारे लोग इतने कर्जे देके आखिर पाकिस्तान से मनवाना क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ मसले मसाइल क्या हैं, ये इतने सारे कर्जे कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, वजह क्या है? ये उस स्टेज पे पाकिस्तान को लेकर आना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम पे कंप्रोमाइज कर ले। इस वक्त वो कंप्रोमाइज करेगा, ये पैसे की पाकिस्तान को पैसे में नहला देंगे ये लोग। मगर उसके साथ ही हमारी आजादी मेरा ख्याल है कुछ महीनों की या कुछ अरसे की मेहमान रह जाएगी। जाहिर सी बात है उसके बाद आप उसको पाबंद होंगे, ये उस तरह नहीं करेंगे, इंडिया को पाबंद नहीं करेंगे कि जी आपने हमला नहीं करना या ये मसाइल है। ये एक मसला होगा। ये वैसे ही है कि 1971 की जंग में हमें अमेरिका से बस मैसेज ही आता रहा, जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, हेल्प करेगा, और बांग्लादेश तो उन्होंने पूरा बांग्लादेश बनवा दिया। ठीक है, जबकि हम अमेरिका की साइड पे थे, रूस इंडिया की साइड पे था, मगर मुल्क हमारा टूट गया और अमेरिका देखता रहा। ठीक है, और सारी चीजें बहरहाल उसमें ये बात कहीं और चली जाती है। तो अब इनके पास जो है कर्जे इतने सारे हैं, इतना कुछ है, और ये गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी, पॉलिटिकली संभालती। अच्छा, फिर वीक गवर्नमेंट बनाई गई, बहुत ही वीक है। किसी पार्टी का थोड़ा सा एहतसाब शुरू करते हैं, वो आंखें दिखा देती है। सिर्फ मर्दमशुमारी के बहाने पे ही जो है 21 बार तो एमक्यूएम ब्लैकमेल कर चुकी होगी। पीएमएलक्यू के थोड़े से गवर्नर या स्पीकर से लेवल पे उधर कोई थोड़ी सी चेंज करे, पंजाब गवर्नमेंट हिलने लग जाती है। अब जब इमरान खान के सारे हाथ आपने जंजीर से बांध दिए, अब वो अपनी अकल से जो कर रहा है उसे फिर कर रहा है, क्योंकि सियासतदान तो नहीं था प्रॉपर, जिस तरह ये करता आया था, पहली बार पावर में आके समझ रहा था सारी चीजों को। तो अभी तो ये हालात काफी ज्यादा जाने, ये सारे लोग जो कुछ भी ये डाल रहे। मैं आपको एक और बात इसमें बताता चलूं, अब जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए भी आसान नहीं होगा गवर्नमेंट करना, चलाना। ये तो चले ठीक है, असर रसूख है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, यहाँ पे आईएमएफ में हमारे वजीर खजाना और ये सारे लोग सेक्रेटरी आए हुए हैं, वो आईएमएफ के साथ साथ अमेरिकन ऑफिशियल से भी मिल रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि खुदा के वास्ते आईएमएफ को कहो कि हमें पैसे दे दे, खुदा के वास्ते आईएमएफ को कहो कि हमें पैसे दे दे। अब उसकी वजह यह है कि ये करेंसी डीवैल्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि एफडीआई बढ़े, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं हमारे, ये बड़े। जाहिर बात है अगर बाहर से कोई $1 अब भेजेगा, अब उसे पाकिस्तान में अगर पहले 100 रुपए मिलते थे या 150 मिलते थे, वो 175 मिलेंगे। आप उसी तरह अमाउंट बढ़ा लें कि अगर 1 लाख होगा तो वो जो है पैसे 2.25 करोड़ रुपए के करीब मिलेंगे, इस तरह। तो ये करेंसी तो इसलिए नहीं, इसके पीछे सारी इकोनॉमिक्स है, जो लोग चल रहे हैं वो साइंटिफिकली चल रहे हैं। अच्छा, इसमें एक कुछ चीजें बड़ी बेहतर है, यानी उन्होंने क्रॉप्स में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रही है। इनके पास वो टीम ही नहीं है जो साइंटिफिकली लोगों को बताए कि जी ये हम कर रहे हैं, अब हम क्या करें। अब इसमें हम अदालतों को कुछ कह नहीं सकते जब तक प्योर वो तमाम लोग, इतना पैसा पाकिस्तान में था बाहर जिन जिन लोगों के पास गया, जब तक उनका मेरिट पे एहतसाब नहीं होगा और उनसे पैसा रिकवर नहीं होगा, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है जी, मुल्क खुद पैसा छापना शुरू कर दे, बाहर से कोई पैसा दे नहीं रहा है। इस वक्त चाइना में बहुत बड़ा जो है ना रियल स्टेट का स्कैम बहुत बड़े बढ़ गए हैं, और वो अगर उन्होंने चाइना को थोड़ा भी ज्यादा लपेट में लिया तो आप अंदाजा करें पाकिस्तान तो इस वक्त बीच में फंस गया, यानी अमेरिका से कटा था, उधर चाइना संभाल नहीं सका। वो चाइना के हालात, वो जाहिर बात है अपने आप को पहले स्टेबल करेंगे। तो ये सिचुएशन ऐसे चलती जा रही है। इस वक्त जरूरत यही है, जो फौज के अंदर के हालात हैं वो भी डिफरेंट है, और फौज और जो गवर्नमेंट के दरमियान मामलात हैं वो भी डिफरेंट हो चुके हैं। तो यानी मैं आपको डिटेल से बता सकता हूँ। बहरहाल इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं भी बता सकते और कुछ बता रहे हैं अपने नाजरीन के लिए। बिल्कुल ठीक है, मतलब वो जो ताकतवर कुव्वतें हैं वो बिल्कुल वही कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस तफ्तीश करती है कि अगर किसी वडेरे का बंदा हो और दूसरी तरफ कोई आम सा बंदा हो तो वो तफ्तीशी जो है उस आम बंदे को रगड़ा लगाता है ताकि ये खुद ही मान जाए कि जी मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूँ।
और मैं इसके साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ, आपने जिस तरह करना है, वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए उसको रगड़ के रख देता है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ यहाँ पे, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद दोबारा प्रोग्राम यहीं से शुरू करेंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। अपना प्रोग्राम फिर वहीं से शुरू करते हैं और मैं फिर वहीं से अपना सवाल अवैस करनी साहब आपसे ही करूंगा कि पीटीआई हुकूमत तमाम तर बर्तरी के साथ, एस्टैब्लिशमेंट का साथ होने के बावजूद वो शौकत तरीन को इलेक्ट नहीं करवा सके। जब इसको लाया गया था तो क्या सोचा गया था कि किसी एमपीए को हटा देंगे, एमएनए को हटा देंगे या किसी सेनेटर का इंतकाल करवा देंगे, कोई एक आध जगह खाली होगी तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। और कौन छोड़ता है? आजकल तो छोटी सी सीट किसी को मिल जाए वो नहीं छोड़ता, और अब जब बिल्कुल आखिरी दिन है तो कौन छोड़ के जाता और इसको एडजस्ट किया जाता। आप क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में इनको इलेक्ट करवा लिया जाएगा? कैसे करवाया जाएगा? मैकेनिज्म बताएं हमें। शौकत तरीन साहब की कहानी जो है ना, वो काफी ट्रैप हो गई है। उनको इलेक्ट करवाने की बेचारे की किस्मत खराब निकली। अगर आईएमएफ के अभी मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो शौकत तरीन को इमरान खान साहब बहुत अपने किसी बंदे को खिलाफ जाने में, या यूं कह लें किसी बंदे की बेइज्जती करने में खान साहब बहुत क्लियर होते हैं, अपने ओपिनियन में बहुत वो होते हैं कि भाई आपको एक मकसद या मनसब दिया था, आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे, उन्हें पता चल जाए। जो शौकत तरीन साहब की जो भी परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है, वो इस वक्त उसका सारा दारोमदार आईएमएफ के $1 बिलियन, जबकि $1 बिलियन तकरीबन 175 अरब रुपए पाकिस्तानी बनेंगे, ठीक है, इस वक्त के। मगर उनका डॉलर का आना और वो आईएमएफ ने जो स्टैंड स्टिल लिया हुआ है और जो उनकी लॉबिंग थी, जाहिर बात है उनके बड़े बड़े ऑफशोर कंपनीज निकली हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस हैं, लॉबीज हैं, उम्मीद यही थी कि वो इन सारों से वो अचीव कर लेंगे। पीटीआई के पास हमेशा से जो अपने घर का रास्ता है वो केपी के है कि किसी को भी वहां से सेनेटर वो करवा लेंगे। अभी वो उसके ऊपर प्लानिंग कर ही रहे थे कि 10 मसाइल और आ गए हैं, उनके ऊपर पिटीशंस आ गई हैं। जाहिर बात है नून लीग के पास टाइम तो और तो कुछ करने को है नहीं, और वो वक्त गुजारने के साथ साथ इन तमाम शोबों को इम्पैक्ट करने के लिए स्लो करते जा रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है कि शौकत तरीन साहब को ये इलेक्ट करवा सकेंगे, क्योंकि काफी सारी कानूनी और सियासी पेचीदगी, जो सियासी चैलेंजेस हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इनके सामने शौकत तरीन साहब को पार्लियामेंट में लाने के लिए, क्योंकि ये एक वजारत खजाना से ज्यादा वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीटीआई, जाहिर बात है पीटीआई की मेन जो पॉलिसी थी वो माशी मैंडेट था, या मुल्क को क्राइसिस से निकालेंगे। अब देखें जी, वो अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो अगली गवर्नमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है कि कहीं ना कहीं पीटीआई मौजूद होगी। तो सबसे पहले तमाम सियासी कुव्वतें शौकत तरीन पर ही काम कर रही होंगी कि कैसे शौकत तरीन को नहीं आने देना। ये इस तरह चलेंगे सिलसिले। बहरहाल देखते हैं कि वक्त किस धार पे चलता है, क्योंकि हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कुछ अपने ताल्लुकात, इनके जो स्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं, वो बहुत सारे मामलात को वैसे ही डिस्टर्ब कर देंगे। उसके बाद जाहिर बात है इन्हें हर मौके पे एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत महसूस हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं इन्हें, वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो दिया है, मगर ये नहीं कर सके। अब वो अगर नहीं देंगे इन्हें तो बस जी। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, हमारा बड़ा काबिल लोग हैं, हम बड़े काबिल मुल्क है, अवैस करनी साहब जैसे लोग हैं, आप जैसे काबिल ब्यूरोक्रेट हैं। आपने देखा है 2 साल स्कूल बंद रहे हैं तो हमने नंबर पूरे 1100 के 1100 लिए हैं। हर चीज़, हर हवाले से हमारा म्यार बड़ा बुलंद है। हम एटमी पावर भी हैं और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क वजीर खजाना से महरूम है। आप कैसे देखते हैं इसको? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और इसमें जो असल चीज़ है कि हमारी जो प्लानिंग की बड़ा फुकदान है, हमारा विजन जो है वो उसका बड़ा फुकदान है। हम चीज़ों को
एक कोई प्लान करके बाकायदा उस तरह से उसको हैंडल नहीं करते हैं। अब शौकत तरीन आपको पता है कि पहले की अपनी टीम थी, वो टीम जो जैसे करनी साहब ने बड़ी वजाहत से बताया कि किन हालात में अपनी टीम को रन आउट किया और फिर बाहर से इम्पोर्ट किए वजीर ख़जाना, पहले हफीज़ शेख आए, ये आए, चौथे वजीर ख़जाना आए, और उनका मकसद यही था कि हमें जो कर्ज़ों में एक फैसिलिटेट कर सके, और जब कर्जे लेते हैं तो उसके जो हमारे महंगाई पे और हमारे दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस जो भुगतने पड़ते हैं आवाम को, वो अपनी जगह पे हैं। तो ये जिनके साथी हैं, जो इनकी टीम है ना, ये इनका काम था कि आप ये जब ले आए थे इसको, शौकत तरीन को एक कमिटमेंट के साथ कि आपको हम जो है वो करवाएंगे, वजीर ख़जाना बाकायदा सेनेटर बनाएंगे और करवाएंगे, तो उसमें एक बाकायदा वर्क करना चाहिए था ना। आप एक नॉन प्लानिंग, आपको ये भी नहीं पता कि जिस सीट पे आप वर्क कर रहे हैं इसहाक डार, वो उस पर हाई कोर्ट में पेंडिंग गया, सस्टे हुआ है, फिर आप KPPA से कराना है, किसने कराना है। तो ये टाइम विद इन 6 मंथ करना चाहिए था। उसका ये कॉन्सिक्वेंस था जो IMF के साथ हमें जब प्रॉब्लम एक ये भी आया है कि वहाँ पे हमारा एक वजीर ख़जाना प्रॉपरली जो अपॉइंटेड वहाँ नहीं खड़ा हुआ था। तो ये एक जो उनकी टीम की मैं समझता हूँ नाअहली है, ये जो आवाम के साथ उनको अपने अपने मामलात में लगे हुए हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में और अपने आप को प्रोजेक्ट करने में और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पिछली हुकूमतों की जो नाकामियाँ थी उनको उजागर करने में लगे हुए हैं। गवर्नेंस की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अवैस करनी साहब, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि वो जहांगीर तरीन साहब जो है वो उनकी लंदन रवानगी हुई थी और हुकूमती हलकों में बड़ी हलचल मची हुई है, उसकी क्या वजह है? इरशाद साहब, मैं जहांगीर तरीन साहब के इस क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी नाजरीन की इंफॉर्मेशन में ऐड करता चलूं कि शौकत तरीन साहब को एडवाइजर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के तौर पे गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर दी है दोबारा, और इस सिलसिले में दोबारा इनका जो इलेक्शन लड़वाने के अभी अभी हमारे कुछ जराये से यही पता चला है कि इसहाक डार जिन्होंने हल्फ ही नहीं लिया था अपनी सीट पे, तो गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि इसहाक डार की सीट पे गवर्नमेंट को सिलेक्ट करवाएंगे, और अदरवाइज अगर ये पॉसिबल ना हुआ और उसमें उनकी सीट पोजीशन वीक हुई तो फिर KPK में सेनेटर की पोजीशन रख के उन्हें करेंगे, क्योंकि वो ऐसे बजट पेश नहीं कर सकते या अगले बजट के बारे में प्लानिंग वगैरह ये नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन तो कर दिया है दोबारा उन्हें कि एडवाइजर फाइनेंस रेवेन्यू पे, बाकी सारी चीज की कंट्रोल में। अब जी, जहां तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके खिलाफ जो तमाम केसेस और जो इंक्वायरीज चल रही हैं वो किसी तरह रुकने या बंद होने का नाम नहीं है, स्लो किसी ना किसी तरह चले जा रही है। अब इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उनको मुल्क में आ जाना चाहिए ताकि वो सियासी तौर पे अपने आप को फुल पब्लिक सेंटीमेंट अगर उन्होंने लेना है तो वो सियासी शहीद बन जाएंगे। अब जहांगीर तरीन साहब वही तमाम मामलात फाइनलाइज करने गए हैं कि क्या होगा, क्या सिलसिला होगा, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है मौजूदा हालात में कि जहांगीर तरीन साहब, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने जितने ही पंजाब में जो 2 मेजर कुछ MPAs जहांगीर तरीन को सपोर्ट कर रहे थे, गवर्नमेंट में थे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन से टूट के गवर्नमेंट में मिल गए, क्योंकि वो लोग भी चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। फिलहाल इमरान खान साहब भी गवर्नमेंट में है और उस्मान बुज़दार के पास ही पावर्स है। अब जो दूसरे मामलात हैं नवाज शरीफ से रिलेटेड, जिनमें क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट आर्गू कर रही है, निगोशिएट कर रही है शहबाज शरीफ और हमजा के साथ, मगर जो PMLN का जो हार्ड वोट है, जो पब्लिक सेंटीमेंट है, वो सारा का सारा हर सूरत हाल में तमाम चीजें होने के बाद भी भुट्टो, जैसे पहले भुट्टो के पास वोट था ऐसे वो नवाज शरीफ के पास है। भुट्टो की फैमिली में लोग थे मगर वोट भुट्टो के नाम पे मिले, तो ऐसे ही ये नवाज शरीफ को कोशिश है कि नवाज शरीफ के साथ कुछ निगोशिएशंस हो जाए, मगर वो बहुत ही उनका एटीट्यूड जो है वो बहुत ही ज्यादा जी फ्लेक्सिबल नहीं है। और सबसे पहले उनकी जो शराइत होंगी उनमें से एक शर्त मैं आपको साफ बता सकता हूँ कि किसी भी सूरत हाल में वो फैज हमीद साहब को कहीं पे भी नहीं देखना चाहते, और वही जो उनका मसला वही है
कि जो फौज का मसला है कि फौज कहती है एज इंस्टीट्यूशन आप क्रिटिसाइज कर लें, मगर पर्सनल लेवल पे आप क्रिटिसाइज कर लें, एज इंस्टीट्यूशन हम आपको क्रिटिसाइज नहीं करने देंगे कि आप ये करें। आप किसी फौज का कोई इंडिविजुअल बंदे में किसी में करप्शन हो सकती है, उन्हें सजाएं मिलती हैं, अकाउंटेबिलिटी है, सारी चीजें। तो ये जो एज इंस्टीट्यूशन जिस मिशन पे काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अब देखते हैं कि क्या मूवमेंट होगी, क्योंकि इस सारी मूवमेंट में PMLQ का जो फ्रैक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये नवाज शरीफ की किस्मत तय करेगी, और ये जहांगीर तरीन साहब तो अपनी तरफ से बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं, क्योंकि वो लेन देन के तनाजा अपने बिजनेस, आप उनके बिजनेस से देख सकते हैं कि जो एक बंदा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हो MBA डिपार्टमेंट में, और वहां से वो खरबपति हो जाए, तो वो लेन देन बिजनेस में एक्सपीरियंस होगा, मास्टर होगा, तो इतना ऊपर तक गया है। और ये सिर्फ कोई पिछले 30 साल की तकरीबन कहानी होगी जिसमें वो कहां से कहां पहुंच गए हैं। बिल्कुल ठीक तो ये तमाम मामलात हैं। इसका रिजल्ट जो भी अभी वहां पे हो गया है, या जो कुछ भी हो रहा है वहां पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुए हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल, नवाज शरीफ अपने पूरे ताल्लुकात से पाकिस्तान के खिलाफ फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब जब वो इन्फ्लुएंस होगी या वो रोल टेक, यानी मतलब कि जब वजीर आजम थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया बहुत ज्यादा, यानी पूरा मिडल ईस्ट कैप्चर कर लिया है इंडियन बिजनेस ने। भाई आप वजीर आजम थे, आप कैसे फॉरेन पॉलिसी मैनिपुलेट कर रहे थे, UAE में आपका बिजनेस है, सऊदी अरब में आपका बिजनेस है, सब कुछ होने के बाद भी आप लोग कुछ नहीं कर सके। कतर में आप लोगों का बिजनेस है, हर चीज को मैनिपुलेट कर लिया है। तो ये सारा सिलसिला है। आप देखें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि एक इसराइल, UAE, इंडिया और अमेरिका ने एक ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम बना दिया है जी। इत्तेहाद उनका इस हद तक चला गया है कि इकोनॉमी के लेवल पे वो चले गए हैं। सऊदी अरब, बहरहाल ये जहांगीर तरीन के विजिट से तो ये रिलेटेड बात नहीं है, या आगे चल के हम नाज़रीन को मुख्तलिफ किसी प्लेटफॉर्म पे मुख्तलिफ चीजें आगाह करेंगे। इंटरनेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है देखना कि कौन किसको क्या फेवर दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उसी से डिसाइड हो रहा होता है कि आपके मुल्क में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। तो जी ये वही चीजें सारी डिसाइड होंगी। अब बरतानिया में कुछ हो रही होंगी, इसका रिजल्ट जो कुछ भी ये हो रहा है जी, इसका रिजल्ट आएगा तकरीबन फरवरी और मार्च में। वो ठंडे महीने हैं तमाम एहतजाज के लिए, तमाम धरनों के लिए। जी बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन राना गुलजार साहब, वो शौकत तरीन साहब तो अपने हलके से, अपने दोस्तों से, उनसे कह के गए हैं कि वो अपने सालाना चेकअप के लिए जा रहे हैं और वो किसी से मिलने मिलाने नहीं जा रहे हैं। और अगर बेशक वहाँ पर नवाज शरीफ बैठा भी है तो वो उससे नहीं मिलेंगे। करनी साहब बता रहे हैं कि नहीं, वो तो अंदरून खाना तो कहानी कुछ और है। आपकी मालूमात क्या है? सूरत हाल करनी साहब ने बिल्कुल सही जायज़ा पेश किया है। ये कोई भी जब जाता है तो ये नहीं कहता कि मैं किस मकसद के लिए जाता है। इन सबको बीमारियाँ ही लगती हैं और बीमारियों का इलाज वहाँ जाके ही होता है इनका, यहाँ पाकिस्तान में इनको नहीं मिलता है। असल कहानी यही है कि जैसे जिस तरह से घेरा तंग PTI हुकूमत ने उसका किया हुआ है, क्योंकि PTI हुकूमत ने बेसिकली बनाने में, आपकी इसमें कोई दो राय नहीं कि जहांगीर तरीन का बहुत रोल है, बल्कि उसको इसकी PTI की ATM कहा जाता था। और इसमें दो ग्रोह थे, एक शाह महमूद कुरैशी का और इसका दूसरा ग्रुप जो है बहुत हावी हो गया। और अल्टीमेट ये हो गया कि ये जो चीज़ें इस पे एलिगेशन है वो उसके साथ और बंदे भी बैठे हुए हैं, मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वही चीज़ें उन्होंने भी की हुई हैं, लेकिन उनको कोई नहीं पूछ रहा। इसको एक ऑर्डर करके और इसकी डे बाई डे घेरा तांग किया जा रहा है। जब घेरा तांग किया जा रहा है तो उसमें जाहिर है अपना कहीं निकलना है। और इस वक्त के उसके लिए प्रॉपर काम नहीं है कि वो ओपनली कोई चीज़ें करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या ओपनली कहीं किसी के साथ वो एफिलिएशन करे। तो वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे अपने मामला देख रहा है, अपनी फाउंडेशन बना रहा है कि मैं अपने फ्यूचर में क्या करना है, और ये तमाम अनअनाउंस्ड होगा। इस वक्त वो कोई चीज़ सामने नहीं आने देंगे, लेकिन सीक्रेटली अपने मामला को, वो अपने फ्यूचर को, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा और अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है, उस पर उन्होंने वर्क स्टार्ट किया। और ये भी उसी की एक कड़ी है वहाँ जाना। और लेकिन अभी तक कोई चीज़ जो सामने आने की कोई तवक्को नहीं है। जैसे कि अगला चंद माह आएंगे, उनमें ये चीज़ें जब कोई मुनासिब टाइम होगा तो वो फिर वो अनाउंस करेंगे और अपनी एक राह का मुतय्यन करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अवैस करनी साहब, बड़े जोश व खरोश के साथ यूथ पर मबनी एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी, तो वो आपको पता होगा शायद
आप औलिया अल्लाह के मज़ारों के शहर वाले लोग हैं, वैसे भी आप माशाल्लाह खुद भी बजाते खुद पहुंचे हुए हैं। वो टाइगर फोर्स का मकबरा कहाँ पे बना है और कितना खर्चा आया है कौम के पैसे का उस मकबरे के ऊपर? ये जो टाइगर फोर्स है, ये वैसे ही फैसलों में से एक फैसला है जो कि खान साहब के दाएं बाएं कुछ लोग मौजूद हैं। हमारी मशहूरी नहीं हो रही। मशहूरी कैसे हो? हमारी असल चीज मशहूरी है, काम करने का कोई फायदा नहीं हो रहा, मशहूरी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा इसका पर्पस ये था कि वो तमाम बच्चे आप दिखाए गए थे, जैसे वो मोदी ने इंडिया में कहा, वैसे तो काबुल नहीं बनता, मगर उन्होंने कहा कि हम मार्स पे लेके जाएंगे आप सबको और वहां पे आप लोग आलू बेचेंगे। तो ऐसे ही ये सिलसिला था। वो यूथ का वो तमाम हिस्सा जिसको इसके जरिए टच करना था और मोबिलाइज करना था, वो इन्होंने क्लाउड में ऐड कर लिया गया। और उसके बाद उनकी वो जो ग्रूमिंग होनी थी, अब ये पॉलिटिकल ग्रूमिंग हो रही है। हर चीज डिस्टर्ब हो गई। वो अपनी रेगुलर मसरूफियात और सब छोड़ के अपने टाइम वेस्ट और एक अलग ही कल्चर में डेवलप हो गए। मोबाइल और व्हाट्सएप का एक कल्चर जिसमें वो यूजफुल तो क्या रहते। पीटीआई की टाइगर फोर्स अभी भी मौजूद है, मगर अब सब वो जैसे खान साहब की नौकरियों के बारे में और चीज तमाम नारों के बारे में कहा जाता है कि वो इंटरनेट तक है, तो वो टाइगर फोर्स भी अब सिर्फ मोबाइल फोन और इंटरनेट पर ही मौजूद है। उनके ओहदेदार भी अपनी जगह है, 5% या 10% वो काम भी कर रहे होंगे, मगर वो उस तरह इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये प्लान ही गलत था। जिन्होंने 2 या 3 दिन में एक पॉलिसी बनती है और फिर उसे जबरदस्ती पूरे पाकिस्तान पे ठोसा जाता है, तो ये भी सियासी मैदान में एक नुकसानदेह थी। इसमें जितने फंड्स इस्तेमाल किए गए होंगे उससे बेहतर था। अच्छा, दूसरा इसका वक्ती तौर पे ये फायदा था कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बाय इलेक्शंस हो रहे थे, उन सब के लिए जरा यूथ को मोबिलाइज करना था। चले जी, उससे वो सब उन्होंने कर लिया, मगर इसका जो हासिल है वो पॉजिटिव में नहीं रहा, नेगेटिव में रहा। उससे ज्यादा हासिल तो शफकत महमूद की एजुकेशन पॉलिसी की वजह से हुआ है, जिसमें उन्होंने 1100 में से 11,000 लोगों को नंबर दे दिए हैं। ठीक है। हाँ, उससे ज्यादा वोट मिल जाएंगे खान साहब को, बजाय सूट टाइगर फोर्स के। ऐसी कोई और भी प्लान कर लेते तो फायदा रह जाता। तो टाइगर फोर्स एक नासूर की तरह रहेगी, मकबरा नहीं बना, ये एक नासूर की तरह जो है इनकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाती रही। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, आपने देखा होगा ये जो टाइगर फोर्स थी, लोगों ने टाइगर फोर्स की वर्दियां पहन ली, मास्क चढ़ा लिए और निकल आए बाजार में, दुकानदारों को धमकियां तड़ियां, यहाँ तक कि उन्होंने जाके अफीसरों के साथ, उनको क्या पता है प्राइस कंट्रोल किस तरह होगी, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल होता है, सिस्टम किस तरह चलाए जाते हैं, वो जाके जो है ना, वो कभी डिप्टी कमिश्नर, कभी असिस्टेंट कमिश्नर, कभी ऐसे लोगों के साथ उन्होंने जाके वो पंगेबाजी शुरू कर दी, दुकानें बंद करवानी शुरू कर दी। उन्होंने तो जाके एक उल्टी सिचुएशन पैदा कर दी। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसे कारनामे हुकूमत के लिए मुफीद साबित होते हैं? नहीं, बदकिस्मती से ये इसका जो पर्पस था वही गलत था। असल में तो ये जिन जो काम इनको दिए जा रहे थे टाइगर फोर्स को, वो तो अदारों ने काम करने थे। उन अदारों को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अदारे हैं, उनको आपने मजबूत करना था, स्ट्रेंथन करना था, उनमें इम्प्रूवमेंट लानी थी, बेहतरी लानी थी। उनको लाने की बजाय आपने एक ऐसे जिनका कोई विजन नहीं है, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, उन लोगों को उनमें इंटरफियरेंस करने का कह दिया कि आप इनमें मुदाखलत करें, जाके अपनी टांग अड़ाएं। और उनका पता है, आप तो एक लोकल लेवल पे समझते हैं कि जो टाइगर फोर्स के लोग हैं उनकी कितनी औकात होती है। उनकी औकात होती है कि डीसी से जाके बैठ के कोई उनसे काम ले ले, कोई एसी से ले ले, तो पुलिस ले ले, तो अपने कामों में और अपने रिश्तेदारों के कामों में और दूसरे मुखालफों की लाइक पुलक में लग गए। उनको तो पॉजिटिव की बजाय एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और जिससे हुकूमत की, मैं समझता हूँ, बदनामी भी हुई, कौम के पैसे भी ज़ाया हुए और फायदा कोई अचीव नहीं हुआ। और टाइगर फोर्स प्रैक्टिकली जो एक नाम की टाइगर फोर्स है और कोई वो डिलीवर नहीं कर रही है, बल्कि उसका एक बड़ा एक इनके मुंह पे तमाचा है, जिस तरह के ये नॉन प्लानिंग से काम करते हैं, कोई बगैर किसी सोचे समझे पे रातों रात बैठे ख्वाब आता है
सुबह इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज अल्टीमेट ऐसे ही आते हैं कि जैसे एब्सोल्युटली फेलियर हो गया। बिल्कुल ठीक है। चलें थोड़ा सा एक और साइड पे चले जाते हैं, उस पर भी मेरे ख्याल में तजिया हो जाना चाहिए। अवैस करनी साहब, सेहत कार्ड बन गया और सेहत कार्ड हर बंदे के लिए आ गया पंजाब में, तो आप क्या समझते हैं सेहत कार्ड से आम आदमी का कितना फ़ायदा हुआ है और सेहत कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होने वाले अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों का क्या फ़ायदा हुआ है? मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, लिया में आई थी 4 पोस्टें और उन डॉक्टर्स की उन 4 पोस्टों पर कोई तकरीबन 500 प्लस डॉक्टर्स ने एप्लीकेशंस दी हैं। तो इन 4 के बदले 500 प्लस डॉक्टर्स की एप्लीकेशन से आप क्या समझते हैं कि इस वक्त डॉक्टर बेरोज़गारी का शिकार हैं? और मैं जो पॉइंट रेज करना चाहता हूँ वो ये है कि सेहत कार्ड से सिर्फ लोगों के ऑपरेट किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, जिसका नहीं होता उसका भी कर दिया जाता है। अस्पताल में डॉक्टर नज़र नहीं आते और लोगों को जो चेकअप है वो बड़ी फीस भरनी पड़ती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। तो इस सेहत कार्ड का क्या फ़ायदा है आम आदमी को? हर बंदे ने तो ऑपरेशन नहीं करवाना। सेहत कार्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ स्टार्ट किया था और ये डॉक्टर सानिया निश्तर और उनकी टीम, जो लोग इसके ऊपर काम करते रहे और इमरान खान की वो टीम, उन्होंने इस पे बड़ा पॉजिटिव इसको वर्क करके इस पे काम किया था। थोड़ी सी इसमें रिसर्च और प्लानिंग भी शो की गई थी, मगर जब इसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आया, अच्छा जी पॉलिसी बना ली, बात वही है कि जिसका काम है आप उसको दे दें, उससे करवा लें तो ज्यादा आसानी से जल्दी फैसला हो जाए। अब जब एग्जीक्यूशन का टाइम आया, जब तक तमाम इदारों पे सेहत से मुतल्लिक दवाइयां देने वाले, डॉक्टर्स चेकअप करने वाले, उनके ऊपर जो चेकअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिसिन के जो सप्लाई है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, लोगों की जो एनलिस्टिंग है, चेकअप, हर चीज में एक यकसा मिजाज नहीं आएगा, मतलब उसके ऊपर चेक नहीं आएगा, अदल नहीं आएगा, तब तक कोई भी कार्ड दे दे वो कामयाब नहीं होगा। आप जितना मर्जी प्रिविलेज दे दें, उससे गवर्नमेंट को तो थोड़ा बहुत पैसे का फायदा हो सकता है या किसी भी तरह, मगर अवाम को फायदा नहीं होगा। गरीब की प्रायोरिटी और गरीब से और गरीब तर होता जाएगा, उसकी प्रायोरिटी, उसके जो हॉस्पिटल्स हैं जिनमें चेकअप होना है वहां पे कोई फैसिलिटी प्रॉपर मैसर नहीं होगी। इसके लिए होना ये चाहिए था, जो कि बेसिक हल है। मसला डॉक्टर्स का नहीं है जी, प्लानिंग का है। बार बार मेरा इधर, मैं वेस्ट में यही देख रहा हूँ, प्लानिंग एंड पॉलिसी, यानी उनके ब्यूरोक्रेट से लेके हर चीज प्रॉपर उन्होंने वो की हुई है। इतने अरसे तक निजाम चलता रहा है, अंग्रेज बना के गया था, हमने जब से लिया है हमने बेड़ा गर्क कर दिया उस निजाम को हाथ में लेके, जबकि उन्होंने मैजिस्ट्रेसी भी चलाई उसी निजाम में, अदलिया को मैनेज भी करते थे, पुलिस का निजाम भी था। तो ये जो तमाम इश्यूज हैं, इसको इकट्ठा चलाने के लिए जरूरी है कि इसके ऊपर एक चेक हो, और वो चेक क्योंकि खत्म किया गया है तो तमाम उसकी वजह से मसले जो हैं अपनी जगह पे आ गए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। सोल्यूशन इसका ये था, इसमें होना चाहिए था, जो डॉक्टर जॉब करना चाहते हैं उनको जॉब दी जाए, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने पहले भी बताया पिछले नाजरीन को प्रोग्राम में, उनको प्रैक्टिस करने दी जाए। जब आप डॉक्टर्स को डबल अलाउ करते हैं तो वो हर चीज को ब्लॉक, वसाइल ब्लॉक कर देते हैं वो, यानी प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब को भी ब्लॉक किया हुआ है। अगर इस चीज को, जैसे तमाम इदारों पे सख्ती होती है, अगर डॉक्टर्स अब ये सख्ती कर दी जाए, डॉक्टर्स की वैकेंसीज बहुत ज्यादा निकलेंगी और वो जो काबिल लोग हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। और एक डॉक्टर्स के ऊपर भी चेक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो किस तरह आउटपुट दे रहे हैं, कैसे, जैसे प्रोफेसर्स के ऊपर है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है, डॉक्टर्स की भी आउटपुट के ऊपर एक प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस तरह पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, क्या राय है जी। बिल्कुल ठीक है राणा साहब। अब जब भी कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं तो लोग शहबाज शरीफ को बड़ा याद करते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? असल में शहबाज शरीफ का एक थोड़ा चेक और अकाउंटेबिलिटी थोड़ी थी जिसकी वजह से फोकस था उनका, जिसकी वजह से लोग याद करते हैं। लेकिन जो आपका मेन आज फोकस है इस पे कि ये जो सेहत कार्ड है, इसका सेहत कार्ड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और ये वाकई अप्रिशिएबल है कि इसको किया जाए और बड़ी नेक नीयती से उन्होंने किया है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एग्जीक्यूशन, जैसे करनी साहब ने कहा कि एग्जीक्यूशन में इश्यूज है, गवर्नमेंट की जो एग्जीक्यूशन वो इसमें प्रॉपर नहीं थी, इसमें अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है, और करप्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उन्होंने इसको बेड़ा गर्क कर दिया, जिसको मिस यूज़ की तरफ ले गए। जैसे आपने कहा कि बहुत डॉक्टरों की टालें टपकने शुरू हो गई, यहाँ तो मरीज मिलेंगे और पैसा बिल्कुल उसी वक्त की कार्ड से आ जाना है, और ऑपरेशन जो है वो नहीं, नॉन वांटेड ऑपरेशन भी होने शुरू हो गए। और प्लस है कि हमारी एक गुर्बत भी है, वो भी बड़ी लानत होती है गुर्बत, और गुर्बत का तकाजा गरीब लोग उनके काबू आ जाते हैं, चढ़ जाते हैं, उनको भी कुछ शेयर दे देते हैं, और शेयर करके बाकी अपना मेजर आके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए मैं एकदम मौजे बन गए। इसलिए बेहतर था कि एक ऐसा आप हेल्थ के जो सेक्टर था उसको स्ट्रेंथन करते, और उसको स्ट्रेंथन करके उसमें ये चीज़ें एक ऐसी पॉलिसी के तहत अपने हॉस्पिटल्स में इसको इन्वोक करते, जारी करते, और लोगों को फैसिलिटेट करते कि वो बिल्कुल जैसे किसी आप बड़े अच्छे हॉस्पिटल में प्राइवेटली जाते हैं, ऐसे जो मरीज इन हॉस्पिटल में आए उनको वैसे ही, क्योंकि सरकार का पैसा पड़ा हुआ उनके खाते में पड़ा, उनके अकाउंट से जाना है, तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल जाती। तो ये एक गवर्नमेंट का अगरचे बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन ये वो डिज़ायर्ड रिजल्ट अचीव नहीं कर रहा करप्ट प्रैक्टिस की वजह से और डॉक्टर्स की वजह से। दूसरा जो डॉक्टर्स जो आपने जिन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब में आते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए, जो प्राइवेट सेक्टर में उनको प्राइवेट सेक्टर ही करनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेट है कि वो अभी भी अगरचे ये अलाउ नहीं है उनको कि घर में प्रैक्टिस करें, लेकिन वो फिरते सारा दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और क्लिनिक्स में, और अपने जो मरीज़ हैं वहाँ पे उनकी बिल्कुल तवज्जो उनकी हॉस्पिटल में, और वहाँ पे बड़े कर्टियस भी होते हैं, बड़े लाइक भी होते हैं, और बड़ी सर्विसेज भी देते हैं, और बहुत लाइक होते हैं। तो ये इसको गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने अपने जो बिल्कुल आंख अपनी बंद की हुई है, उनको बिल्कुल देख नहीं रही है। सबके साथ एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, सबको सबके लिए जो एक तरह से उनको भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल तो ठीक उसके है। उसको इम्प्लीमेंट करें। दूसरा है कि उनको सहूलियात थोड़ा दें, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उनके जो एक बुनियादी ज़रूरियात एक मेजर करें कि इस बंदे की डॉक्टर है, इसकी ये बुनियादी ज़रूरियात है, इसको प्राइवेट प्रैक्टिस की ज़रूरत ना हो, मैं इसकी ये ज़रूरियात हम गवर्नमेंट का काम है वो पूरे करें। दूसरा इन्होंने बहुत बड़ी एक नाहली है कि जो हमारी नीचे स्टाफ है, पैरामेट्रिक स्टाफ है, जो नर्सेज हैं और दूसरा स्टाफ है, उनमें बड़ा फुकदान हो गया, उनकी ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है उनमें, और उनको बिल्कुल प्रॉपरली जो है उनकी रिक्रूटिंग नहीं हो रही। वो एक जो निचले टीयर है वो बड़ा मिसिंग है। तो इसकी तरफ हेल्थ जो है वो डिटीरियोरेट हो गया है, क्योंकि डिटीरियोरेशन हुआ है, इसलिए लोगों को शाबाश याद आ रहा है। ठीक है। राणा साहब, ये पैरामेडिक्स और नर्सिंग स्टाफ तो बड़ी अहमियत का